हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इकाई 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में संपन्न हुआ। प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। दूसरा है 1952, 57 और 62 में लोकसभा चुनाव में खालिस्तान दल को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस दल को प्रचंड बहुमत मिला। तीसरा, खालिस्तान में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया। 1956 में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। चौथा, जातिवाद को शिथिल करने एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम खालिस्तान ने संविधान में प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। राज्य पुनर्गठन के लिए अनशन सत्याग्रह खालिस्तान ने तेलुगु भाषा के लिए किया था। पोट्टी श्रीरामालू ने तेलुगु भाषा के लिए अनशन किया था। भारत की राजभाषाओं की संख्या कितनी है? खालिस्तान है तो भारत में राजभाषाओं की संख्या 22 है। वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि और अनाज उत्पादन की वृद्धि खालिस्तान क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति कहा जाता है। राजा महाराजाओं का अधिकार, पद, सुविधाओं और विशेषाधिकारों की समाप्ति को खालिस्तान की समाप्ति कहा जाता है। प्रिवी पर्स की समाप्ति कहा जाता है। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल खालिस्तान से खालिस्तान तक रहा था। 1975 से 77 तक रहा था। आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्यवाही आतंकवादियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्यवाही ऑपरेशन खालिस्तान कहा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया था। बहुविकल्प प्रश्नों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। आवंटित रुपए में से 15 पैसे तक ही जनता तक पहुंचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने किया, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। सही उत्तर है ये, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। दूसरा, पंजाब आंदोलन की मुख्य मांग नहीं थी, चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित और खालिस्तान की मांग। तीसरा, असम के आंदोलन की मुख्य मांग थी भाषा के आधार पर असम का निर्माण। हिंदी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई? महाराष्ट्र में। पंचशील की नीति में नहीं है गुट निरपेक्षता। पंचशील भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है, जिसमें अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हस्तक्षेप ये तीनों ही पॉइंट मुख्यतः माने गए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था चीन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और भारत। योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। गुटनिरपेक्ष नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना? सोवियत संघ से। भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई थी। हिंदू कोड बिल के विरोध में मुख्य कारण था हिंदू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका। इसके आगे देखेंगे प्रश्न तीसरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया?
पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज की महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने और जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने की अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे, मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका बड़ा विरोध किया। अतः प्रथम आम चुनाव के बाद इसे मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। इस बात से दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। दूसरा, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के निम्न अवसर देता है। पहला, स्त्री पुरुष दोनों को अपने माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा। दूसरा, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध करार दिया गया। तीसरा, पहले यह केवल स्त्रियों पर लागू होता था। तीसरा है, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का अधिकार दिया गया। अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। पांचवा, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध करार दिया गया। प्रश्न तीसरा, समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया। नेहरू व अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए। जब समान नागरिक संहिता बनाने की बात चल रही थी तो इसका काफी विरोध हुआ। इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस प्रकार का कानून केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों हो, सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। नेहरू व डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक इतने प्रबल नहीं थे तथा स्वतंत्रता के पश्चात मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसी स्थिति में उन पर अगर नया कानून लागू किया गया तो उनकी आशंकाएं और बढ़ जाएंगी। इस कारण ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर संपूर्ण देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जाएगा। चौथा, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। 1917 से ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लगे, विशेषतः महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में। 1952 में पोट्टी श्री रामालू ने अलग आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहां पर हिंसा हो गई तथा कई लोग मर गए। अतः अक्टूबर 1953
में अलग आंध्र प्रदेश बन गया। इससे इस मांग को जोर शोर से अन्य क्षेत्रों में भी उठाया गया। अतः सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसने 1955 में इस बात को मान लिया। इस प्रकार सरकार द्वारा राज्यों को प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया गया। प्रश्न 5, भाषा आधारित प्रदेश गठन में क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? भाषा आधारित प्रदेश गठन से निम्न सकारात्मक प्रभाव हुए। पहला, भाषा आधारित प्रदेश गठन से देश विघटित नहीं हुआ, बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। इससे विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को देश में सम्मानजनक स्थान मिला तथा उन्हें अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका मिला। तीसरा, इससे भाषा के आधार पर होने वाले लड़ाई झगड़े समाप्त हुए तथा सभी शांति से एक दूसरे के साथ रहने लगे। चौथा, भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्यों में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। पांचवा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थायी संसाधनों का लाभ मिलने लगा। छठवां, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई? उत्तर, योजनाबद्ध विकास इस विचारधारा पर आधारित था कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में देश के सभी संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके वितरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहती है। अतः योजना आयोग के माध्यम से केंद्र की ताकत का विकास हुआ तथा राज्य के हितों की उपेक्षा की गई। समय समय पर राज्यों द्वारा केंद्र पर आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा लंबे समय तक केंद्र एवं राज्यों में एक ही दल की सरकार होने के कारण भी केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती गई और उसके अपनी ताकत को बढ़ाने हेतु योजना आयोग को एक माध्यम बना लिया। प्रश्न 7वां, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या क्या थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया तथा इसके लिए बड़े बड़े बांधों व नहरों का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि देश की प्रथम प्राथमिकता औद्योगिकरण है, जिसमें शासन की विशेष भूमिका है। भारी उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास हो। दूसरी तरफ मंझोले तथा छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई।
इन सब के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए थी जिसमें जनता की भागीदारी के साथ साथ सरकार की भागीदारी भी हो। इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, जिसमें जनता व सरकार दोनों की भागीदारी हो। नौवां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए? जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में निम्नलिखित सिद्धांतों को स्थापित किए। पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की यह संस्कृति रही है कि वह वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता आया है। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, गुट निरपेक्षता। जब भारत आजाद हुआ, इस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। यदि भारत इन गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होता तो वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकते था। अतः भारत ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष संगठन खड़ा किया। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा विश्व को बहुध्रुवीय बनाना था। पंचशील। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिंदु थे: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना आदि। प्रश्न 10वां, आपको पंजाब आंदोलन और असम आंदोलनों में क्या समानताएं व असमानताएं दिखाई देती हैं? इसमें पहला पॉइंट है समानताएं। पंजाब आंदोलन व असम आंदोलनों में निम्न समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों ही आंदोलन सरकार के विरुद्ध था, असंतोष के कारण शुरू हुआ था। दोनों ही आंदोलनों में वहां के बहुसंख्यकों ने भाग लिया था। तीसरा, दोनों ही आंदोलन में हथियारबंद विद्रोह हुआ था। चौथा, दोनों ही आंदोलनों का उद्देश्य राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान किया जाना था। असमानताएं। पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में निम्न असमानताएं थीं। पहला, पंजाब के आंदोलन में आतंकवाद शुरू हुआ परंतु वह असम में नहीं हुआ। दूसरा है, पंजाब में आतंकवादियों को पाकिस्तान की से सहायता मिली परंतु असम में उल्फा आंदोलन शुरू हुआ। तीसरा, पंजाब के आतंकवादी एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे परंतु असम के लोग विदेशियों को बाहर निकालना चाहते थे। चौथा, पंजाब के आंदोलन में पुलिस के बल से दबा दिया गया परंतु असम आंदोलन समझौते के साथ समाप्त हुआ। प्रश्न 11वां, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों नहीं प्रदान किया?
कारण बताइए। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देश के काफी बड़े हिस्से में हिंदी बोली और समझी नहीं जाती है। जब भारत में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का विवाद चल रहा था तो यह समस्या बड़ी जटिल थी और अंततः निर्णय यह लिया गया कि यहाँ कई भाषाएं राष्ट्रभाषा की दावेदार हैं, अतः उन सब भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और हिंदी को राजकीय कार्य की भाषा मानकर राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रश्न 12वां, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की ओर झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गांधी के द्वारा उठाए गए कदमों का आम जनता ने काफी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इससे खुश नहीं थे। अपने आप को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विरोधी दलों के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वीवी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के पश्चात कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। अगला प्रश्न है, आपातकाल क्या है? 1975-77 के बीच आपातकाल के शासन ने क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य हुए? आपातकाल भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान है कि यदि सरकार को यह लगे कि देश के में आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का अर्थ है कि सरकार आवश्यकता अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियों भी सीमित कर सकती है। आपातकाल ऐसी स्थिति है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखना के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के शासन में निम्न अलोकतांत्रिक कार्य किए गए। पहला है, रातों रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दूसरा, अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत विचारों को के अलावा और कुछ छापने
पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने या संगठन बनाने के अधिकार भी छीन लिए गए। देश की जनसंख्या कम करने के लिए जबरदस्ती बंधीकरण का कानून लागू किया गया। चौदह प्रश्न है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कदम उठाए गए? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर निम्न कदम उठाए गए। पहला, पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया गया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहा जाता है। दूसरा, 1986 में संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया तथा उन्हें संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तीसरा, असम में भी समस्या का हल करने के लिए वहां पर अलग अलग समूहों से समझौता किया गया। चौथा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के साथ ही गरीब व विशेषकर महिलाओं को स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय करने का प्रयास किए गए। बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।